हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आई होप आज जिन भी स्टूडेंट का एसएससी सीपीओ एग्जाम था काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि इजी टू मॉडरेट पेपर था। ऐसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे। अगर इक्का दुक्का स्टैटिक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए कि नहीं पढ़ा, इतना डीप नॉलेज नहीं है, तो बाकी बहुत आसान क्वेश्चन थे और पॉलिटी से तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं हर एक शिफ्ट में। सो बेसिकली मैं यहाँ पर एसएससी सीपीओ का आज जो पेपर हुआ था 27 जून को, ऑल द शिफ्ट, तो 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है और इन तीनों शिफ्ट्स में करेंट अफेयर्स, स्टैटिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ। मतलब मैं आज आपके साथ एग्जाम एनालिसिस करने वाली हूँ। इससे फायदा ये होगा कि कल जिन स्टूडेंट का पेपर है उनको फायदा होगा, उनको पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कौन से टॉपिक जल्दी से हमें रिवाइज कर लेने चाहिए। इसके अलावा आने वाले समय में जो CHSL और CGL के पेपर होंगे उसमें भी SSC का तो एक ही ट्रेंड रहता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन से टॉपिक पे हमें स्पेशल पकड़ रखने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें यहाँ से पता चल जाएंगी और इसके बाद हमें ये भी पता चलेगा कि हमें अब स्पेशली कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है और उन टॉपिक को पहले कवर करना है। ठीक है, अब एक और बात है कि 2024 के करंट अफेयर्स तो पूछ ही रहा है, लेकिन 2023 के करंट अफेयर्स मतलब यहाँ पे 2024 के पद्म अवार्ड नहीं पूछे, 2023 के पद्म अवार्ड को पूछ लिया। समझ में आ रहा है आपको? तो थोड़ा सा आपको जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो थोड़ा सा बैक में जाके भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एसएससी तो यही चाहता है आपसे। तो हम देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको यूजफुल लगे, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो। आपके वो सारे फ्रेंड जो एसएससी एंड रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन पूछा गया था पद्मश्री अवार्ड से। ठीक है, याद करो ये 2024 में जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं उन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, मतलब जो भी पद्म अवार्ड है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड से पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि पद्मश्री अगर पूछ लिया गया है तो हो सकता है आने वाले समय में पद्म विभूषण पूछ ले, पद्म भूषण पूछ ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टोटल अवार्डीज हैं जिनको अवार्ड दिए गए हैं 2024 में। आपको 5 पद्म विभूषण मिल जाएंगे, 17 पद्म भूषण और 110 आपके पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इन सभी अवार्ड्स में से 30 महिलाएं हैं, 30 वीमेंस हैं और 9 ऐसे पर्सन हैं जिनको पोस्टोनिमस मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी देखने को मिल रहे हैं। ये पद्म विभूषण अवार्ड है, क्योंकि यहाँ पे 2023 के पद्म विभूषण पूछ लिए गए हैं अभी 27 जून को, तो कल हो सकता है आपको 2024 के पद्म विभूषण पूछ लिए जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैजयंती माला जी हैं, फिर चिरंजीवी जो कि एक एक्टर है, फिर M वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर विंदेश्वर पाठक जिन्हें हम टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर, एंड यहाँ पे पद्मा सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर ये आपको पद्म विभूषण अवार्ड ही देखने को मिलेंगे 2024 के। और यहाँ पर जो पद्म भूषण अवार्ड है 17 लोगों को मिले, उनमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट नाम आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्यारे लाल शर्मा जी का नाम है, उषा उत्थप का नाम है, यहाँ पे फातिमा बीबी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार इस लिस्ट को आप देख कर जाएंगे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन गवर्नमेंट की स्कीम से देखा गया, एंड क्लासिकल डांस और फोक डांस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आइए हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिकल डांस से, मणिपुरी डांस से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है अब रिमेनिंग डांस फॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हम सभी को पता है ये हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं जो अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। कथक का एसोसिएशन नदन इंडिया से है, उत्तर प्रदेश स्पेशली अगर आप बोलो। कथकली केरला से एसोसिएटेड है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है, मणिपुरी मणिपुर से है, मोहिनी अट्टम का रिलेशन केरला से है, उड़ीसी उड़ीसा से है, एंड सात्रिया ये आपको आसाम से देखने को मिलेगा। ये हमारे क्लासिकल डांस है और क्लासिकल डांस से आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो खेलो इंडिया जो इनिशिएटिव है ना वो 2018 में शुरू किया गया था। अब इसमें आपको खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कई सारे गेम्स होते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली तो पता नहीं कि यूथ गेम पूछा है कि कौन सा गेम पूछा है, लेकिन खेलो इंडिया गेम्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो हम रिसेंट मोस्ट है वो आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि आपका जो 6th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। कहाँ? चेन्नई में। तमिलनाडु ने इसको आयोजित किया था। तमिलनाडु के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को खेला गया था
2023 के गेम है, 6वां एडिशन है और जनवरी 2024 से स्टार्ट हुए थे। तो आप देख सकते हो कि रिसेंट मोस्ट है, तो मुझे लगता है शायद यही पूछा गया होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इवेंट को साउथ इंडिया में ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे महाराष्ट्र मेडल टैली पे टॉप पर था। तो आप यहाँ पर जो खेलो इंडिया गेम्स है उनके बारे में देख सकते हो। ठीक है, आपका जो खेलो इंडिया गेम्स है वो 2018 में दिल्ली में, देन महाराष्ट्र यूथ गेम्स के बारे में बात हो रही है, 2020 आसाम, 2021 हरियाणा, 2022 मध्य प्रदेश और 2023 तमिलनाडु। तो हो सकता है यार यहाँ पर पूछा गया हो वेन्यू के बारे में, करेक्ट। सिमिलर यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम नहीं पूछे, 2022 में जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ हुए थे वो नहीं, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वेन्यू पूछा था 2023 का। तो ये आप देखोगे आपको एक छोटे छोटे 2 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं जिनको हम त्रिदाद एंड टबैको के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 4 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स खेले गए थे। तो 2023 के स्पोर्ट्स हमें थोड़े से इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कवर करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 2020, 21, 22 23। तो ये जनरली लेह और गुलमर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर मेडल टैली में लास्ट एडिशन में टॉप पर था। ठीक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी पूछे जा सकते हैं। जो रिसेंट मोस्ट आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो 3rd एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 3rd एडिशन था और जिसका मैस्कॉट क्या था, तो जीतू इसका मैस्कॉट था। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट एनिमल उत्तर प्रदेश को ये रिप्रेजेंट करता है और उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो स्वाम्प डियर मतलब बारहसिंगा है। ठीक है, पहला जो एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का वो उड़ीसा में हुआ था 2020 में, 2nd एडिशन बेंगलुरु में हुआ था एंड 3rd एडिशन आप देखोगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो खेलो इंडिया के जो भी अपकमिंग इवेंट है और जो भी पुराने इवेंट्स हैं एक बार उनके वेन्यू को देख के जाइएगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 अलग अलग शिफ्ट में आपकी बुक्स से पूछे गए हैं। तो आपकी जो करंट अफेयर्स में बुक्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है गाइड बुक, और एक गाइड बुक जो है वो R.K. नारायण की बुक है जिसको एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर कुछ और फेमस पर्सनालिटी हो सकता है इनकी बुक आने वाले समय में पूछ ली जाए, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आपकी गीतांजलि है एंड काबुलीवाला है। अरुंधति रॉय अगेन इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज में मिल चुका है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, और आपका द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। वैसे झुंपा लाहिरी भी एक इंपॉर्टेंट ऑथर है जिनकी आपको बुक द लोलैंड देखने को मिल जाती है, द नेमशेक देखने को मिल जाती है और इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स। ये कुछ बुक्स है जो हो सकता है आने वाले समय में पूछ ली जाए। इसके अलावा भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, तो भारत रत्न अवार्ड पूछे हैं लेकिन 2024 के नहीं, इसके पुराने जो आपके भारत रत्न अवार्ड है वो पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि भारत रत्न तो यार कभी भी दिया जाए, ठीक है, 1954 से जब भी भारत रत्न दिया जाता है वो सारे के सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो भूपेंद्र हजारिका जी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो हम भूपेंद्र हजारिका जी के बारे में देखेंगे, लेकिन इस साल की अगर बात करें 2024 के 5 लोगों को पहली बार इतने सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको 2024 के पूछ लिया जाए। तो आप देख सकते हो कर्पूरी ठाकुर जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे बिहार स्टेट के, फिर आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, फिर पीवी नरसिम्हा राव जो कि हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे हैं, एंड MS स्वामीनाथन जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। ये 5 ऐसे पर्सन है जिनको 2024 में भारत रत्न दिया है, लेकिन पूछा क्या गया है भूपेंद्र हजारिका के बारे में। ओके, इस इमेज को डार्क, चलो मैं बता देती हूँ, या फिर 1 मिनट दीजिए, मैं इस इमेज को डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। डन, ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये अवॉर्डीज हैं जिनको अभी आपका मतलब भूपेंद्र हजारिका जी के बारे में बात हो रही थी। 2019 में देखो नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका जी को यहाँ पे भारत रत्न दिया गया था। ठीक है,
15 में अगर देखो तो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी, और 2014 में अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। तो पुराने भारत रत्न अवार्ड भी पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा देख के जाना है। नेक्स्ट है आइस हॉकी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये जो 12th एडिशन था, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि वर्ल्ड हॉकी मतलब वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे थे या नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे थे, इतना क्लियर अभी मुझे नहीं है, तो मैंने सोचा मैं दोनों बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप देखेंगे 2023 की, तो ये फिनलैंड और लातविया में हुई थी। और अगर हम नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप देखेंगे तो ये लेह लद्दाख में हुई थी, ठीक है। और तीसरी बार यहाँ पे ITBP जीती थी, और 12th एडिशन आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 12th एडिशन देखने को मिल जाएगा, और ITBP यहाँ पर जीता था, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ओके है। नेक्स्ट यहाँ पे उस्ताद अमजद अली खान से क्वेश्चन था कि इनका रिलेशन किस वाद्य यंत्र से है। तो अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से, और आर्ट एंड कल्चर SSC का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपको जरूर पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट पर्सन जो अलग अलग वाद्य यंत्रों से या इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये है कि उस्ताद अमजद अली खान का रिलेशन किस इंस्ट्रूमेंट से है, तो ये सरोद वादक है, आप देख सकते हैं सरोद है इनके हाथों में, तो सरोद वादक आपको उस्ताद अमजद अली खान देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आने वाले समय में अली अकबर खान, शरण रानी, ठीक है, शरण रानी एक इंपॉर्टेंट नाम है। फिर इसके अलावा पंडित राजीव तारानाथ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। पंडित राजीव तारानाथ, गुलाम अली खान एंड अलाउद्दीन खान, ये कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन सबका एसोसिएशन आपको सरोद से देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर उस्ताद अमजद अली खान पूछा है तो हो सकता है आने वाले समय में अगले पेपर्स में इनका नाम पूछ लिया जाए, राइट। अब यहाँ पे 2 और बुक्स पूछी गई थी। पहली बुक है बैडमैन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलशन ग्रोवर की बुक है बैडमैन, और एक बुक पूछी गई थी माय कंट्री माय लाइफ, और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बुक किसकी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। तो ये 2 बुक्स भी एग्जाम में पूछी गई थी, डन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अंबुबाची मेला से आया था। तो अंबुबाची मेला हम सभी को पता है, कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी असम में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। फिर आपका जो डांस फॉर्म है, तो देखो आप डांस फॉर्म से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट के, कहीं मणिपुर से पूछा है, कहीं असम से पूछा है, कहीं गोवा से पूछा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका गिद्दा पंजाब से डांस फॉर्म पूछा है। तो 4 अलग अलग राज्यों के डांस फॉर्म भी पूछे गए हैं, जैसे कि क्लासिकल डांस रिलेटेड टू द गोवा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डांस गोवा से है। तो मुझे ऑप्शन तो पता नहीं, तो एक रैंडमली मैंने ले लिया कि फुगड़ी जो है वो गोवा से एसोसिएटेड है, ठीक है, डन। इसके अलावा आप देखोगे मार्च मध्य प्रदेश से, बिहू आसाम से, फागुआ झारखंड से है। गिद्धा पूछा गया था, तो गिद्धा जो है वो हमें पता है पंजाब स्टेट से बिलोंग करता है। अब अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट में स्टैटिक में बात करते तो स्टैटिक में पूछा गया था कि जो स्टंप होता है क्रिकेट में उसकी हाइट क्या होती है। तो जो स्टंप है क्रिकेट में उसकी हाइट 28 इंचेस, और अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग 71.12 सेंटीमीटर के आसपास आपको हाइट देखने को मिलेगी। फिर एक शब्द पूछा गया था लिब्रो। लिब्रो शब्द किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो अगेन ये शब्दावली से क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये वॉलीबॉल से एसोसिएटेड है लिब्रो, लिब्रो शब्द वॉलीबॉल से एसोसिएटेड मिल जाएगा, डन। अगर हम हिस्ट्री की बात करते तो हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन तो वास्को डिगामा से था कि ये किस देश का नागरिक था। तो हमें पता है कि 1498 में ये कालीकट आया था वास्को डिगामा, और ये पुर्तगाल का था, तो पोर्चुगल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहावी मूवमेंट से है, मतलब ये क्वेश्चन आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, आपका जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उससे संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि बहावी मूवमेंट उसी से एसोसिएटेड है। और अगर हम बहावी मूवमेंट की शुरुआत इंडिया में देखते हैं तो रायबरेली के थे सैयद अहमद, उन्होंने बहावी मूवमेंट की शुरुआत भारत में की थी। तो ये मुस्लिम मूवमेंट है, तो हो सकता है फैजी मूवमेंट आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि फैजी मूवमेंट भी एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर हम बात करें देवबंद मूवमेंट के बारे में, तो आप देख सकते हो कि देवबंद स्कूल उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। 1866 में इसकी शुरुआत हुई थी, बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी से रिलेटेड जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है वो आपको पढ़ने चाहिए, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन आपका बायोस्फीयर से बना था, एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हाँ आपका बायोस्फीयर से कोई एक क्वेश्चन था। बायोस्फीयर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को मिला दिया जाए तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो वो सारे एरियाज जहां पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन था, मतलब एक डायग्राम था
बेंजीन का पूछा था, इसका फॉर्मूला क्या है, तो C6H6 आपको बेंजीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कैंसर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी थी हमारी कंट्री में। सकते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे हमने 4 Feb को सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप एड्रेसिंग कैंसर केयर इन इंडिया, और लगभग 1,46 लाख बर्डन आपको देखने को मिलेगा कैंसर का इन इंडिया इन 2022। मतलब 1 लाख पे 100 व्यक्ति जो हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको कैंसर है, 1 लाख पे 100। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो थे वो स्टेट न्यूज, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज होती है ना, हम डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस करते, तो वहां से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप मतलब आपका जो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन मिल जाएंगे, इनका आपको किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, और पूछा गया था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और स्टेट चेंज से एसोसिएटेड थे, जैसे कि सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होती तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और एक कंपाउंड का नाम पूछा गया था। ठीक है, बायोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। विटामिन का क्वेश्चन आया था। अब एग्जैक्टली तो पता नहीं कि विटामिन से क्या था, हो सकता है इसका साइंटिफिक नेम पूछा हो या कौन सी डिसीज होती हो ये पूछा गया हो, तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट विटामिन और उनका नाम है, जैसे कि रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, थायमिन विटामिन B1 है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, फिर आपका ये नियासिन इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B3, फिर फॉलिक एसिड विटामिन B9, कोवालमिन विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, कैल्सीफेरॉल विटामिन D, टोकोफेरॉल विटामिन E। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है जो साइंटिफिक नेम होते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि एज ऑफ 2023 लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो हमें पता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से पूछा गया है कि जो अवध को एनेक्स किया था, अवध को जो कब्जा कर लिया था डलहौजी ने, वो किस नीति के अंदर किया था, तो हमको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, हड़प की नीति के अंदर अवध पे कब्जा कर लिया था डलहौजी ने 1856 में। और उस समय वहां का जो राजा था, अवध के जो राजा थे उनका नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा आपका वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। और पहला जो स्टेट था जिसको मर्ज किया गया था ब्रिटिश एम्पायर में अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, वो सतारा था। तो ये तो मैंने रिसेंटली आपको बताया था। और जो PYQ कवर किए थे, तो PYQs में भी ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 100% मिलेगा। अभी भी समय है, PYQ के सारे वीडियोस 2022-23 में जो क्वेश्चन SSC के CPO एग्जाम या JEE एग्जाम CGL में बने हुए वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं, आप उनको जरूर से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है यार, SSC क्वेश्चन रिपीट करता है। इसके अलावा पेबोस एंड सिस्दा ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने इस सिस्टम को शुरुआत की थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। नेक्स्ट क्या बना है, मोहनजोदाड़ो से एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के अलावा यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन बना था कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय हुई थी, तो अजात शत्रु के समय राजगीर में हुई थी। तो सेकंड पूछी जा सकती है, थर्ड पूछी जा सकती है, और फोर्थ जो कि आपके कनिष्क के समय कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, तो वो पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मेगास्थनीज की इंडिका से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा बैटल ऑफ कन्नौज पूछा गया था। तो बैटल ऑफ कन्नौज अगर हम देखते हैं तो ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में होती है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिल जाएंगे। डन। जब अगर मोहनजोदाड़ो से क्वेश्चन बना है तो आने वाले समय में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, ठीक है, यहाँ से भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं, धोलावीरा से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे इन सभी साइट्स को थोड़ा सा देख कर जाएंगे। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि एंशिएंट हिस्ट्री की जो टॉप 100 MCQs हैं या 200 MCQs है वो आपके साथ डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा की डिस्कवरी दयाराम साहनी ने की थी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने, लोथल भगवा नदी के किनारे है 1954 में गुजरात में, और उनकी कुछ खास बातें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का वेटेज 50 क्वेश्चन है, राइट, CPO में, तो ऑब्वियसली बात है थोड़े ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे गए। तो सबसे पहले DPSP जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, तो DPSP से क्वेश्चन आया था 48A आर्टिकल का, जो कि बात करता है कि हमें अपने जो हेरिटेज है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सेफगार्ड करना चाहिए, हमें अपने वाइल्ड लाइफ और अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बात आर्टिकल 48A में लिखी है। फिर एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल ड्यूटी से था, तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको आर्टिकल 51A में जो आपका पार्ट 4A है उसमें देखने को मिल जाएगा, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फिर यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको गवर्नर से मिले हैं,
तो आप देखोगे आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 आपको पढ़ना है, जहां पे आपको गवर्नर के आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो फाइनेंस कमीशन आपको आर्टिकल 280 में देखने को मिल जाएगा। तो गवर्नर से आपको ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख के जाने हैं, जैसे कि आर्टिकल 153 में लिखा है कि हर राज्य का एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 कहता है कि जो कार्यपालिक शक्तियां हैं, ये एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो गवर्नर के पास होगी। आर्टिकल 155 155 नंबर का आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बातें करता है। आर्टिकल 156 आपको ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में कि इनका टर्म कितना होगा, टेन्योर कितना होगा, ये बात करता है। आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 158 कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस बताता है और आर्टिकल 59 में ओथ या शपथ के बारे में बात की जाती है गवर्नर की। तो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल आपको थोड़े से देख के जाने हैं। फिर यहाँ पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये किस किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है वो आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल की अभी रिसेंटली 53rd मीटिंग हुई है। तो अभी इस एग्जाम में तो सीपीओ में मुश्किल है, लेकिन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में मेंशन है। तो 279A आपको याद रखना है। आपका एनसीएससी है, एनसीएसटी है, एनसीबीसी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मिलेंगे जिनके आर्टिकल्स आपको पढ़ के जाने आने वाले एग्जाम के लिए। फिलहाल तो फाइनेंस कमीशन पूछा था कि आर्टिकल किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन है, तो 280 में है। तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन और आपका 16 फाइनेंस कमीशन में कौन कौन मेंबर है, ये दोनों बातें भी पढ़ के जाना है आने वाले एग्जाम के लिए। डन। नेक्स्ट आर्टिकल 176 से क्वेश्चन था और आर्टिकल 176 में स्पेशल एड्रेस की बात की गई है कि जो आपके स्टेट असेंबली होती है उनको एक अभिभाषण, ये एक विशेष आप कह सकते हो उद्बोधन करने का काम गवर्नर करते हैं। तो स्पेशल एड्रेस करने की बात की गई है स्टेट लेजिस्लेटर को बाय द गवर्नर अंडर द आर्टिकल 176। फिर बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया। अब अमेंडमेंट से तो यार सभी को पता है, कोई भी व्यक्ति जो 1 साल से भी तैयारी कर रहा है या 1-2 पेपर भी दिए तो उसको पता है कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर आप देखोगे जो 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, हमने आर्टिकल 342A इंसर्ट किया है। फिर आर्टिकल 72 से क्वेश्चन पूछा गया। तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है माफ करने की, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के किसके पास है, आर्टिकल 72 के पास है। फिर आर्टिकल 328 के बारे में बात की थी क्योंकि रिसेंटली आज 4 राज्यों में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, राइट, और आपके लोकसभा इलेक्शंस भी हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की भी पावर होती है, वैसे ही जो स्टेट इलेक्शन बॉडीज होती हैं उनकी भी कुछ पावर्स होती हैं। तो वो पावर्स आपको आर्टिकल 328 में मिल जाएंगी। फिर आर्टिकल 141 पे बात हुई है। तो आर्टिकल 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है, हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट है उन पे लागू होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज नहीं करता, ठीक है। तो आर्टिकल 141 पे बात की गई है। फिर यहाँ पे आर्टिकल 40 जो हमारा पंचायत के बारे में बात करता है, जो कि आपका डीपीएसपी का पार्ट है, उस पर डिस्कशन हुआ है। आर्टिकल 129 यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो अभिलेख के फॉर्म में होते हैं, जो स्टोर फॉर्म में होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। इसके अलावा पूछा गया है कि किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा हम फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं, राइट, जो कि आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। तो 12 से 35 के बीच में आपको ये 6 फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स से एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो इन राइट्स को आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा भजन सोपोरी के बारे में पूछा गया था कि इनका संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से है। तो ये संतूर वादक है, ठीक है, एक प्रसिद्ध संतूर वादक है जो कि श्रीनगर कश्मीर से बिलोंग करते हैं, भजन सोपोरी। इसके अलावा यहाँ पे जावेरी बहन, क्या पूछा था कि जावेरी सिस्टर है, जावेरी बहन का संबंध किस डांस फॉर्म से है। तो ये मणिपुरी डांसर्स हैं, ठीक है, जावेरी बहन का एसोसिएशन मणिपुरी डांसिंग से है। फिर यहाँ पर आपको 2023 के पद्म विभूषण अवार्ड पूछा गया था कि इनमें से किसे पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में नहीं दिया गया है। तो हमें जब पता होगा दिया गया है तभी तो हम बताएंगे नहीं दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये 6 पर्सन दिख रहे हैं जिनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है। पहले पर्सन है बालकृष्ण दोषी, जो कि एक आर्किटेक्ट है, गुजरात से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन आपके तबला वादक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका। दिलीप महानुलोबिस वेस्ट बंगाल से। श्रीनिवास वर्धन USA से। और श्री मुलायम सिंह यादव जो कि आपके पब्लिक अफेयर से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके पद्म विभूषण अवार्डी हैं 2023 के। तो 2023 के अवार्ड्स भी आपको देख के जाने हैं।
नेक्स्ट है पूछा गया कि भारत के कौन से एरिया में सदाबहार वन मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आप देखोगे कि अंडमान निकोबार और आपका जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अगले शिफ्ट में हो सकता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पूछ ले, तो एक बार थोड़ा सा वेजिटेशन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि कालका विंध्यादिन घराना किस राज्य से या किस घराने से एसोसिएटेड है। तो कालका विंध्यादिन घराना लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो फेमस हमारे कथक डांसर हैं पंडित बिरजू महाराज, उनका रिलेशन भी लखनऊ के इसी घराने से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, तो हम सभी को पता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन आपको देखने को मिलेगी। मैंने जो पीवाईक्यू कवर किए थे आपको ज्योग्राफी के, हालांकि एक ही वीडियो में बना पाई, लेकिन उसी एक वीडियो में ये क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम से पहले और भी ज्यादा कम से कम 4 से 5 साल के आपको सभी के सभी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए हुए कवर करा दूं। अभी एक मैंने ज्योग्राफी का पहला पार्ट कवर किया था और उसमें ही ये पहला क्वेश्चन था, तो ये देखो रिपीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बना है, एक ओवर में 35 रन टेस्ट मैच में, वो है बुमराह, जसप्रीत बुमराह से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उस लेयर को क्या कहते हैं, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिसकंटिन्यूटी से एक बार क्वेश्चन देख लेना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो आपको मैंने सिखाया है कि वीणा बजाते हुए इनका कॉइन है, तो समुद्रगुप्त का रिलेशन वीणा से है। फिर जादूगर ऑफ हॉकी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मेजर ध्यानचंद को हम जादूगर ऑफ हॉकी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आरबीआई से पूछे गए थे और जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है पीएसएल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था प्रोजेक्ट लायन, और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको मैं छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा ये भी बता देना प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट लायन, ये चारों इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो किस किस ईयर में लॉन्च किए गए हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा आपको पता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट के बारे में बात की थी एज ऑफ 2023 तक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखोगे आप भादला सोलर पार्क, जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ठीक है। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश पूछी गई थी आपका, बेसिकली अभी ईस्टर्न घाट पे बात हो रही है, फिर वो पूछ सकता है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, या वो पूछ सकता है कि तमिलनाडु की कर्नाटका की हाईएस्ट पीक क्या है, राइट। तो यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक पूछी गई है और नाम क्या है यहाँ पे आप देखोगे जिंदागड़ा पीक, ये आपको आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन सभी शिफ्टों में जनरल अवेयरनेस के जहां से भी मुझे जितने भी क्वेश्चन मिल पाए वो मैंने आपके साथ कवर किए। ऐसा नहीं बोल रही कि इतने ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे इतना ही रिसीव हो पाया, तो मैंने इतना का आपके साथ डेटा शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर करें, पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एनालिसिस के साथ, और पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा। टेक केयर।